लास्ट में कौन सा सवाल था दिखाइए। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का, अच्छा वर्गों का योग बताए थे नहीं। देखिए वर्गों का योग दिया रहेगा तो इसको बनाने का तरीका हम समझाए थे। अब इसमें केस 2 तक लिखाए थे, केस 3 लिखिए, इसमें केस 3 लिखिए, केस 3 लिखना है, केस 3। देखिए कल केस 2 तक बताए थे, प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पर आधारित प्रश्न में केस 2 तक हम बताए थे। दो तरह का सवाल हम बताए थे, एक आपको बताए थे कि लगातार प्राकृतिक संख्या का योग दिया रहेगा तो उस संख्या निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, और एक बताए थे कि अगर वर्गों का योग दिया रहेगा केस 2 में, कि वर्गों का योग दिया रहेगा तो आप कैसे सब संख्या को निकाल सकते हैं। दो तरह का हुआ, एक वो और है लास्ट है, इसके बाद प्राकृतिक संख्या खत्म हो जाएगा, उसके बाद चर्चा करेंगे हम आगे। पहले लिखे एक सवाल को लिखिए इसमें केस 3 जैसे केस 1 केस 2 में लिखे थे उसी तरह से वो सवाल लिखे, फिर समझा देते हैं बात को। लिखिए दो लगातार, एक प्रश्न को लिखना है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 342 हो, 342 हो तो वह दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, वह दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा बात को समझिए, इसमें कहता क्या है, जैसे प्रश्न में अभी तक जो पढ़े थे कि कुछ लगातार संख्या का योग दिया रहेगा, दूसरा केस पढ़े कि अगर वर्गों का योग दिया रहेगा, और तीसरा केस हम लोग पढ़ते हैं कि अगर गुणनफल दिया रहेगा तब कैसे पढ़े बनाएंगे हम लोग सवाल को। जैसे बताइए इसमें प्रश्न में लिखा क्या है, देखिए लिखा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 342। देखिए दो को लगातार संख्या, अब दो लगातार संख्या कौन है हमको पता नहीं, और ये सवाल खास करके ज्यादा एग्जाम में पूछता है जो अभी आपको लिखा है। अब देखिए अब दो लगातार संख्या कौन सा है हमको पता है नहीं, तो हमको कुछ मानना पड़ेगा, और प्राकृतिक संख्या में जब मानने का बात आएगा तो पहली संख्या को x मानिएगा और दूसरा को x+1। अब जो चीज दिया रहेगा इसी से तुलना करेंगे, जैसे योग दिया रहता था तो सबको जोड़ लेते थे, अब गुणनफल दिया हुआ है तो गुना कर लेंगे। जैसे बोला कि दोनों का गुणनफल 342 है तो दोनों को गुना करेंगे। देखिए एक संख्या x है और एक संख्या x+1 है, इसका गुणनफल कितना है 342, तो 342 के बराबर कर देते हैं, यही होगा। देखिए दो लगातार संख्या का गुणनफल दिया है 342, तो दोनों संख्या हम मान लिए, एक संख्या x और एक संख्या x+1। मानना कैसे है इसके बारे में हम बता दिए, तो दो को संख्या मान ली। अब जो चीज प्रश्न दिया रहेगा वही करके बराबर करेंगे। जैसे बोला कि दोनों का गुणनफल 342 है तो दोनों को गुना करके 342 बना दिए, तो के बराबर कर दिए। अब इसको हल करके थोड़ा आगे बढ़ाइए, देखिएगा सवाल बन जाएगा। देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो x गुना होगा तो x स्क्वायर, प्लस x गुना 1 गुना होगा तो x, इसको इधर लाइए तो 342 लिख सकते हैं ना, बराबर 0। देखिए जब गुना होगा तो दोनों में गुना होता है, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। अब इसको देखिएगा तो एक द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण हल करने के लिए आप जानते हैं 10th में बहुत से सवाल बनाए होंगे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, नहीं तो हम एडवांस में पढ़ाएंगे, जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो वहां ये सब चीज पढ़ाएंगे आपको। तो इसमें देखिए जैसे कि इसको तोड़िए, एक के अंतर पे तोड़ना है तो कितना पे टूटेगा, 342 है ना, 18 गुना 19 9 72, 18 19 में टूट जाएगा। द्विघात समीकरण में क्या होता है, एक के अंतर पे, जैसे यहाँ पूछ नहीं तो कितना है एक है, तो एक के अंतर पे इसको तोड़ना होता है, तो जैसे 18 गुना 19 कीजिएगा 342, और दोनों का अंतर भी एक का अंतर पे। अब लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, अब प्लस देखिए 19 को पहले लिखिए 19x, अब बचना चाहिए 1 तो माइनस 18x और माइनस 342 अब बराबर 0, ऐसे नहीं लिखते हैं। अब इसमें कॉमन करते हैं, x को कॉमन कीजिए तो यहाँ x प्लस कितना 19, अब यहाँ कॉमन कितना 18, तो बचेगा x प्लस 19 हो जाएगा, अब बराबर कितना 0।
देखिए 18 को कॉमन किए, 18 से 19 बार में कटेगा। अब इसके बाद लिखना होगा तो x माइनस 18 और एक लिखिएगा तो x प्लस 19, यही ना होगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद और अगर हल करते हैं तो देखिए अब दोनों को बारी बारी से तुलना कीजिए तो x माइनस 18 बराबर 0, यही ना होगा। अब इधर लिखिएगा तो x प्लस 19 बराबर 0। अब इसको लिखिएगा तो x बराबर हो जाएगा 18, आइए हो जाएगा x बराबर माइनस 19 हो जाएगा। अच्छा बताइए क्या प्राकृतिक संख्या माइनस में होता है? नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होता है तो इसको छोड़ दिए, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा 18। अच्छा x हमें क्या माने? पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितना? x प्लस 1। तो हमसे पूछा है कि दोनों संख्या बताइए कौन कौन सा होगा, तो एक संख्या हो जाएगा 18 और एक संख्या हो जाएगा 19, तो यही आंसर हो जाएगा 18 और 19। लेकिन अरे एक संख्या x माने, थोड़ा लिख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक संख्या x प्लस 1 माने तो 18 और 19, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। लिखिए, इसको लिखिए, फिर से बता देते हैं बात, इसको समझ के लिखिए सब बात। जैसे कि अगर हमको प्रश्न में योग दिया रहता है, जैसे हम लोग केस 1 पढ़े, केस 2 पढ़े, जैसे योग दिया रहता था तो सबको हम जोड़ के बराबर करते थे, गुणनफल दिया रहेगा तो गुना करके बराबर करेंगे, और कोई कंडीशन देगा तो मानने के लिए सबसे पहले आना चाहिए। जैसे संख्या एक मान लिए एक्स, एक माने एक्स प्लस 1, ये कैसे मानना है हम सब शुरू के क्लास में बताए। प्राकृतिक संख्या को एक के अंतर पे मानना चाहिए। इसको समझ के लिखिए, और जहां दिक्कत होगा हमसे पूछ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा आप पूछिएगा, एक एक स्टेप तो हम लिख दिए। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत लगेगा कि ये कैसे हुआ, ये स्टेप कैसे आया, आप पूछ लीजिएगा हमसे। अगर कहीं पे दिक्कत होगा या पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं बात को। देखिए समझिए, यहाँ पूछिए। देखिए जैसे कि हमसे प्रश्न बोला क्या है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 342 है, तो दो गुण संख्या, तो दो संख्या हमको कौन सा है नहीं पता, तो हम मान लिए कि एक संख्या x है और एक संख्या x प्लस 1 है। ऐसे मानने के लिए अगर तीसरा मानना होता है तो x प्लस 2 मानते, 3 मानते, ऐसे बढ़ा के मानते। अब दोनों संख्या का गुणनफल दिया है तो आपस में दोनों को गुणा करेंगे और गुणनफल के बराबर करेंगे। योग दिया रहता था तो योग करके बराबर करते थे। अब इसको थोड़ा अगर गुणा कर दिए तो गुणा कीजिएगा तो एक द्विघात समीकरण बन जाता है, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए देखिए यहाँ एक है तो इसको हमको तोड़ना होता है एक के अंतर पे, गुणा करे कि 324 पुर जाए और जोड़ घटाव करने पर x मिलना चाहिए, तो 18 गुना 19 कर दिए। अब इसमें x कॉमन कर लिए तो x को इस तरह से इसको लिख दिए। अब x को कॉमन किए तो इस तरह से हल करके x का मान एक मिला 18। देखिए द्विघात समीकरण है तो वेरिएबल दो गो संख्या आपको मिलेगा। द्विघात समीकरण में दो गो वैल्यू आएगा, त्रिघात समीकरण रहेगा 3 वैल्यू आएगा, एक घात रहेगा तो एक वैल्यू आता है। तो द्विघात है तो दो गो वैल्यू आया है, और जिसमें एगो माइनस में एगो प्लस में आया है, और माइनस वाला को इसलिए हम लोग छांट दिए काहे कि प्राकृतिक संख्या तो एक से शुरू होता है, ऐसा नहीं कि -1 -2 लिखा है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है तो -19 नहीं होगा, तो होगा तो आपका कौन होगा 18, तो 18 x का मान हुआ। अब दो गो संख्या हम लोग माने थे एक x प्लस 1, तो x का मान 18 और एक x प्लस 1 यानी 18 प्लस 1 कितना 19, तो यही दोनों संख्या। आप ये दोनों को गुना कर दीजिए और गुना कीजिएगा तो यही 342 हो जाएगा, गुना करके देख सकते हैं। बोला कि दो संख्या का गुणनफल 342 है तो इसको गुना कीजिए 342 मिल जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए इस तरह से एग्जाम में नहीं बनाना है, ये तो हुआ बेसिक बात, हम हमेशा बेसिक आपको बताते हैं। आपको जो बनाना है एक तरीका हम बताते हैं, इस तरीका से आपको नहीं बनाना है। एग्जाम में इस तरह से बनाइएगा तो आपको बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, और टाइम बहुत कम एग्जाम में मिलता है। तो इसके लिए एक तरीका बताते हैं, इसको सीख लेना है।
कोई भी सवाल रहेगा आपसे बन जाएगा, आप खुद से भी सवाल बना के आप सवाल को बना सकते हैं। जैसे देखिए अब करना क्या है, सेकेंड नियम थोड़ा समझ लीजिए चीज को। जैसे कि अगर कभी प्रश्न में योगफल दिया रहेगा, जैसे अक्सर दो संख्या का ही गुणनफल ना, देखिए अगर कभी गुणनफल प्रश्न में दिया रहेगा और अक्सर दो संख्या का ही गुणनफल देगा, 3 को 4 को 5 को नहीं देगा। अगर 3 को देगा ना तो 3 बार इसको गुना कीजिएगा तो त्रिघात समीकरण बन जाएगा, 3 घात वाला। और 3 घात वाला समीकरण देखिएगा बहुत कम लोग हल कर पाता है, आप 10th के पीछे भी नहीं पढ़े होंगे, तो 10th तक ही सिलेबस रहता है, तो 3 को गुना में देगा ही नहीं, जब भी देगा तो 2 को ही देगा आपको, 2 को से ज्यादा नहीं देता है, 3 को नहीं देगा, 4 को 5 को, जैसे योग में 15-20 को भी दे सकता है, लेकिन गुना वाला में बस 2 को संख्या का बात करेगा। तो देखिए अगर कभी गुणनफल दिया रहेगा, जैसे 342 क्या है, दो लगातार संख्या का गुणनफल 342। अब इस चीज को बेसिक से नहीं बनाना है, ट्रिक से बना लीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा। आपको करना क्या है कि जो गुणनफल प्रश्न में दिया रहेगा, जैसे 342 से थोड़ा स्क्वायर और पता होना चाहिए आपको, आपको सोच लेना है कि जो गुणनफल है किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे देखिए 18 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 324, और 19 का स्क्वायर 361। करना क्या है कि जो गुणनफल जो है किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, बस इसको लिख दीजिएगा। जैसे 18 और 19 के बीच में ही 342 आता है, इसी दोनों रेंज के बीच में आएगा। जैसे 324 है और 361 है, तो देखिए 324 से आगे है कि नहीं 42, 342, और इसे कम है 361 से, तो इसी दोनों के बीच में आएगा, तो बस यही दोनों आंसर हो जाएगा, एक 18 एक 19, बस इसी को आंसर कर देना, 18-19 उत्तर हो जाएगा। मतलब किस दो संख्या के बीच में गुणनफल आया है, बस इसको देख लेना है, बस वही दोनों को उत्तर कर देना है, वही दोनों उत्तर हो जाएगा। देखिए ऐसे समझिए, अगर इससे नहीं समझे ऐसे समझिए, हम अगर नोट में लिखा देंगे आपको, जैसे इसको लिख देते हैं 30, हम अब सवाल को बना देते हैं, कहेंगे दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 30 है, तो वो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए कौन सा होगा। तो आपको देखना है कि 30 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना 25 और 6 का स्क्वायर 36, देखिए यही दोनों के बीच में 30 है कि नहीं, तो इसका मतलब एगो संख्या होगा 5 और एगो संख्या होगा 6, बस यही दोनों आंसर कर देना है, उतना का प्रयोग कीजिएगा, आप ये दोनों को गुना कीजिए 30 मिल जाएगा। लेकिन 6 5 कितना 30, उत्तर हो जाएगा। जिस दो प्राकृतिक संख्या के वर्ग के बीच में संख्या आएगा, गुणनफल आएगा, वही उत्तर कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 और 19। इसको लिखिए, नोट में हम लिखा देते हैं, इसको सेकेंड में लिखिए, पहले सेकेंड तरीका में इसको सिर्फ लिखना है, नोट में हम लिखा देते हैं बात। से पीछे का जिसका भी क्लास छूटा होगा तो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा थोड़ा। हाँ देखिए स्क्वायर जैसे जो बहुत बड़ा पूछता नहीं, अगर ढेर बड़ा पूछेगा तो फिर आपको इस तरह से बनाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप वर्गमूल घनमूल पढ़िएगा तो उसमें सिखाया जाता है कि कम से कम 50 तक के वर्ग को याद करना, 50 तक के वर्ग को याद कीजिएगा। 50 तक में देखिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा गुणनफल आ जाता है, और एग्जामिनर भी पूछेगा तो आपका लिमिट में भी पूछेगा, और नहीं तो बेसिक तो तरीका बता दिए ना, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। किसके स्क्वायर के बीच में आता है ये देखना होगा। नोट में एगो बात लिखे और क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखिए लिखिए, जब दो लगातार, नोट में लिखना, जब दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जब दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ हो, गुणनफल दिया हुआ हो, गुणनफल दिया हुआ हो, तो जिसके वर्ग के बीच में, तो जिसके वर्ग के बीच में गुणनफल आएगा, गुणनफल आएगा वही संख्या होगा, वही संख्या होगा।
वही संख्या होगा, वही संख्या होगा। थोड़ा बहुत नोट में बात लिखा दिए तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, देखिए जिस दो संख्या के वर्ग के बीच में गुणनफल आएगा बस उसी को उत्तर कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए बेसिक तो हम आपको बताए ही है, ऐसे बनाइएगा द्विघात समीकरण बनेगा, उल्लेंदी कर ही देगा। द्विघात समीकरण से बचना चाहिए कंपटीशन में खास करके, नहीं तो वो आपको ज्यादा दिक्कत होगा। ऐसे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आगे हम सिखाएंगे आपको, ऐसे 10th में आप लोग पढ़े होंगे। एक सवाल और इस पे बना दीजिए, एक सवाल और बनाइए, लिखिए। लिखिए दो लगातार, एक प्रश्न को लिखिए, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 552 हो, 552 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 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 कितना होगा? 24 सबसे बड़ी संख्या। देखिए जैसे कि प्रश्न में कहता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या लिखा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कितना है? 552। अब देखना है कि 552 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए अगर इसको देखिएगा तो बताइए कितना का स्क्वायर? 23 का स्क्वायर कितना? 529। और 24 का स्क्वायर 576। देखिए इसी दोनों के बीच में ये संख्या है कि नहीं, गुणनफल। बस यही दोनों उत्तर हो जाएगा, 23 और 24। 24 तो बड़ी संख्या पूछा कितना? 24 आंसर हो जाएगा। बस छोटा देखिए बहुते बार एग्जाम में ये सब सवाल पूछा है, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा देगा, हिसाब किताब से ही देता है कि आप उस चीज को बना पाइएगा। नहीं तो बेसिक तरीका हम बताए हैं आपको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शॉर्ट पे ही बताए। और वर्गमूल घनमूल जब पढ़िएगा तो उस समय और तरीका हम बताएंगे स्क्वायर अर्थ निकालने का। स्क्वायर अर्थ निकालने का वहां तरीका पढ़ाया जाता है, तो वहां पढ़ाएंगे आप। तो ये सब याद रहेगा। देखिए 3 तरह का सवाल हम इसमें बताएं, कोई भी जैसे कि ये सवाल हम बताए आपको, आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं सही गलत। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे ले लीजिए कि कोई दो संख्या हम छोटा छोटा पे ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 गुना 11 कर दिए तो कितना? 110। अब इसको मिटा दी। अब क्वेश्चन बन गया कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 110 है, तो उस दोनों संख्या हमको ज्ञात करके बताइए। अब दोनों संख्या निकालेंगे तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना? 100। 11 का स्क्वायर 121। क्या यही दोनों के बीच में है कि नहीं? बस यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। नहीं हो गया? अगर और ट्राई करना है आपको, अपने मन से ले लेंगे। देखिए इस तरह से ले लेंगे, 7 गुना 8 ले लिए, 7 8 कितना? 56। अब इसको मिटा देते हैं, हमको नहीं पता ये गुणनफल किसका आया। अब ट्राई करना है हमको कि नियम का पालन होता है कि नहीं। अब बस बताइए 56 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, तो यही दोनों संख्या है। ई हुआ, थोड़ा नॉलेज अपने से बनाइएगा तो बढ़ेगा कि नहीं, सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा कि नहीं इस तरह से होता है। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान में, अब कोई बेसिक से बनाएगा, एक सर मान के बनाएगा तो बड़ा तो बनेगा ही। तो इसे थोड़ा टाइम बचत हो जाएगा अगर ध्यान में रखिएगा। क्या कोई दिक्कत? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्या ही जनरली देगा, 3 संख्या देगा ना तो बेसिक से भी बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। त्रिघात समीकरण बन जाएगा। 3 को x जब गुना होगा ना, x प्लस 1 और x प्लस 2। देखिए 3 बार अगर x गुना कीजिएगा तो वो त्रिघात समीकरण जरूर बन जाएगा। त्रिघात समीकरण थोड़ा हल करना टफ हो जाता है, द्विघात तक ही हम लोग के एग्जाम में पूछता है, उससे ज्यादा नहीं देगा। 4 को देगा तो चौथा पावर मिलेगा। 5 संख्या का गुणनफल देगा 5वां घात, जो थोड़ा बड़ा सवाल बन जाएगा। तो उतना दूर तक नहीं जाता है सवाल, बस दुए को वाला पूछेगा, तो इसको बना लेना है। चलिए ठीक है। देखिए अब इसमें जो है हम आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाए नहीं। देखिए
एक संख्या का हम सीरीज लिखाए थे, कोई कॉपी लाए शुरू से पढ़े दिखाइए तो। प्राकृतिक संख्या जहां से शुरू हुआ देखिए, जैसे कि हम लोग पीछे जो पढ़े हैं, जैसे अंक किसको कहते हैं, अंक से शुरू किए थे। अंक देखिए डिजिट लिखाया हुआ है, ये सब के बारे में बताएं। फिर यहाँ संख्या के बारे में, नंबर किसको कहते हैं, नंबर कैसे बनता है, उस सब चीज के बारे में बताए। देखिए यहाँ संख्या को हम लोग भाग में बांट के भी पढ़े हैं, ये सब चीज का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आज का भी मिल जाएगा, आज भी रिकॉर्ड हो रहा है। और आगे एक दो दिन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं होगा, आगे एक दो दिन कर लेते हैं। जैसे देखिए संख्या को हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को दो भाग में, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दो भाग, पूर्णांक और दशमलव या भिन्न संख्या। फिर पूर्णांक संख्या को तीन पार्ट में बांटे थे, धनात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का ही पार्ट पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्या का ही भाग प्राकृतिक संख्या होता है। और लास्ट में लिखाए थे प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या से शुरू किए थे। तो देखिए 3-4 क्लास जितना प्राकृतिक संख्या से सवाल बनता है लगभग लिखा दिए, और कुछ किताब में भी सवाल होगा तो वहां भी हम लोग बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या से ऊपर है पूर्ण संख्या, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। लिखिए, अब यहाँ से सब लोग को समझना है ध्यान से। इसके पहले अब क्या छूट गया बढ़ गया उसको छोड़ दीजिए, और यहाँ से अब शुरू करना है। लिखिए अगला संख्या, लिखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखिए, पूर्ण संख्या लिखना है, पूर्ण संख्या लिखिए। अगला इसका कार्ड गिरा है आपका, लिखिए पूर्ण संख्या, लिखिए होल नंबर लिखना है। होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या लिखिए, होल नंबर लिखिए। देखिए इससे कोई खास सवाल नहीं पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सवाल बनता है, या जिस तरह से प्राकृतिक संख्या में, इसमें थोड़ा बहुत अगर परिभाषा को ही ध्यान में रख लीजिएगा सवाल आपका बन जाएगा। अब पूर्ण संख्या होता क्या है, होल नंबर, इसके बारे में समझिए। देखिए इसका एग्जाम्पल से थोड़ा समझाते हैं, फिर भाषा में लिखा देंगे। जैसे बताइए, इससे पहले प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है, एक से। देखिए एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से लिखिएगा तो इसको हम लोग कह देते हैं प्राकृतिक संख्या। ये सब समझाए हैं पीछे। और इस प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर एगो सिर्फ जीरो को शामिल कर दीजिएगा तो बस यही सब कहा जाता है पूर्ण संख्या, इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर दीजिएगा तो उसको कह देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का ही भाग प्राकृतिक संख्या हुआ कि नहीं, तो उसी तरह से देखिएगा नीचे हम लिखे थे इस बात को। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर दीजिएगा तो इसी को कह देते हैं पूर्ण संख्या। ये बात थोड़ा लिख लीजिए, फिर आगे का बात बताते हैं। लिखिए, भाषा में लिखना है पहले इसको। लिखिए प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, इसका परिभाषा लिख लेना। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने पर जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या बन जाता है, 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 पूर्ण संख्या बन जाता है। देखिए प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को आप शामिल कर दीजिएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये बात को थोड़ा याद रख लेना। देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर पहला टाइप का सवाल देखिएगा तो संख्या का ही परिचय दिया हुआ है। जब तक आपको डिटेल से संख्या के बारे में नहीं जानिएगा तो फिर पहला टाइप ही नहीं बनेगा। और पहला टाइप क्या, हर जगह आपको संख्या के बारे में पता होना चाहिए सवाल बनाने के लिए। जैसे किसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारा संख्या हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके हर चीज का। सम संख्या शुरू करेंगे तो एक सिर्फ परिभाषा नहीं, उसका क्लास 3 दिन 4 दिन चलता है सम संख्या का, जैसे प्राकृतिक संख्या का चला।
विषम संख्या का उसी तरह से चलता है। तो थोड़ा उसका डिटेल से पढ़ लीजिएगा, एक जगह रहेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और पूर्ण संख्या से ज्यादा सवाल कुछ नहीं पूछा जाता है, इसी में कहीं पे वो सवाल होगा। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या का बात लिखा है, देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, यही सब चीज के बारे में अब अभी दिमाग लगाइएगा तो नहीं काम चलेगा, पहले इसको पढ़ी, बेसिक जानना है, फिर सवाल देख लेंगे कैसे बनेगा। देखिए अब इसको समझिए, इसको एग्जाम्पल में लिख दिए, नीचे लिखे इसको एग्जाम्पल में लिखे। पहले सबसे पहले जितना लिखा है ये सब चीज को एकदम याद करते जाइए शुरू से ही, एक दिन भी अब्सेंट नहीं करना है। साथ में जो जो बात लिखाते हैं उसको पढ़ते जाइए, आप पढ़िएगा। अभी मान लीजिए आज जो पढ़ाए आज पढ़ लिए, तो कल जो पढ़ाएंगे कल पढ़ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। एक बार रख लीजिएगा कि एक बार पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ाई होता है, तो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहना है। देखिए एक बात इसमें थोड़ा ध्यान से समझिए, जैसे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब जीरो एगो लगा दीजिए तो वही पूर्ण संख्या कहला जाए, जीरो से लगा दीजिए साथ में, बस पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो देखिए जितना प्राकृतिक संख्या है, देखिए यहाँ से प्राकृतिक संख्या है, एक बात ध्यान में रखना है, जितना प्राकृतिक संख्या है उस सब को आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं। जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा उसको आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन जितना पूर्ण संख्या होगा उस सब को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। एगो जीरो के कारण, बाकी तो सब तो होगा ही, लेकिन एगो जीरो के कारण नहीं कर सकते। देखिए जितना प्राकृतिक संख्या है उस सब का सब पूर्ण संख्या होता है, लेकिन जितना पूर्ण संख्या होता है उस सब का सब प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, नहीं होता है, बस एगो ये जीरो के कारण। अगर ये जीरो नहीं ना रहता तो इस सब को हम प्राकृतिक संख्या कह देते। अच्छा एगो नोट में बात लिखी, नोट में एगो नीचे बात लिखी, नोट में एक बात को लिखना, लिखे देखिए सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं। देखिए एक बात ध्यान में रखना है, देखिए सभी पूर्ण संख्या जो होगा, देखिए सभी प्राकृतिक संख्या जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा, और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। लिखिए अच्छा अगला संख्या लिखिए। अच्छा इसको पूरा कर दिए ना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, यही चीज लिखा है। ठीक, देखिए जितना प्राकृतिक संख्या होगा, देखिए प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, तो एक से जितना लिखेंगे उस सब का सब तो पूर्ण संख्या में आएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अच्छा ये नहीं होगा, इसका एक कारण क्या है? ये जीरो। अगर जीरो नहीं रहता तो उसको भी कह देते, एगो जीरो अगर हटा दे तो हो सकता है। बस इसी बात को याद रखिएगा ना, एग्जाम का सवाल बन जाएगा। सीडीएस सर ऐसा एग्जाम में पूछा है कि नहीं जीरो लगा देंगे या जीरो नहीं रहेगा, यही सब चीज आगे आपको सवाल मिल जाएगा, इस थ्योरी को याद रखना। अच्छा लिखिए अगला, लिखिए संख्या, जैसे पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या लिखिए अगला। जैसे धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक लिखाए थे ना, तो अगला लिखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर लिखिएगा, पूर्णांक संख्या लिखिएगा। देखिए हर संख्या के बारे में हम बता देंगे, एक भी संख्या आपका नहीं छोड़ेंगे। एक जगह लिखा रहेगा 10 क्लास 15 क्लास लगता है बताने में, लेकिन एक जगह रहेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। वही कभी कहीं कहीं लिखा देते, क्वेश्चन मिला एगो लिखा देते, कहीं क्वेश्चन मिला एगो लिखा देते, वो सीरीज नहीं बन पाता।
इससे इससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर लिखना है आपको। देखिए, अच्छा पूर्णांक संख्या कहते किसको है, बस इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसका प्रयोग यही होता है, इसको पहचानने में बनता है। कभी कभी करेगा पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए, तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, थोड़ा एग्जांपल सिर्फ इसका समझ लीजिए, इसमें भी ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए पूर्णांक संख्या को देखिएगा तीन भाग में बांटे थे, एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, एक उदासीन पूर्णांक। देखिएगा जब सीरीज बताए थे वहां हम लिखाए थे, तो पूर्णांक संख्या जो होता है एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अच्छा धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, जैसे कि +1, +2, +3, +4, +5 और इसी तरह से जो रहेगा प्लस इंफिनिटी तक रहेगा, इसको हम लोग कह देते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब इसी में अगर माइनस में लिखिएगा, जैसे -1, -2, -3, -4 और इसी तरह से अगर बैक में आइएगा तो माइनस इंफिनिटी तक जितना भी संख्या होगा ये सब कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए इधर कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक, इधर कहलाएगा जितना संख्या होगा इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक इधर हो गया, उधर हो गया, और ऋणात्मक पूर्णांक इधर हो गया। अब बीच में एगो रहेगा कौन, जीरो, बीच में रहेगा जीरो, तो इस जीरो को कह देते हैं हम लोग उदासीन पूर्णांक, और ई एग्जाम में बहुते बार पूछा उदासीन पूर्णांक है, बस इतने लिख देगा, 1, 2, 3 -0, एगो जीरो भी ऑप्शन दे देगा, तो जीरो को आंसर करना है। थोड़ा एगो भाषा लिखिए, उसके बाद नीचे इसको लिख लीजिएगा, लिखिए इसमें इसका थोड़ा परिभाषा लिख लेना है, तब एग्जाम्पल लिखना चाहिए। नीचे लिखिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, कोमा देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक तथा जीरो के समूह को, तथा जीरो के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए अच्छा इसको एग्जांपल में लिख लीजिए, फिर आगे चीज को बताते हैं। एग्जांपल में इसी तरह लिख लीजिएगा ना, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, बस छोटा छोटा बात है, इसी से बहुत बात क्लियर हो जाता है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और उदासीन न्यूट्रल इंटीजर, ये तीनों के समूह को ही हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूरा पूरा होगा, कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं होगा, दशमलव या भिन्न में नहीं होता है, दशमलव या भिन्न में नहीं होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। कभी भी कहेगा पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कहता है कि या तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कह देते हैं, तो इसको याद रखिएगा। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़े कौन कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या, बताइए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है, 1 से होता है। अच्छा प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देंगे, प्राकृतिक पूर्ण संख्या हो जाएगा, जीरो को सिर्फ शामिल कर लेना है, तो जीरो से लेकर 1, 2, 3 लास्ट तक जहां भी लिखेगा उसको आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अच्छा बताइए पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो के समूह को
पूर्णांक संख्या कह देते हैं। अच्छा, जीरो को क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। न्यूट्रल रहता है ये जीरो, जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। देखिए इसको इसको जानने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या, जो थोड़ा मेन टॉपिक हो जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब उसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, टाइम भी खत्म हो चुका है आपका, नहीं तो कल के क्लास में आपका, कल के क्लास में हो जाएगा। अच्छा, कॉपी पहले समेट लीजिए, उसके बाद बताएंगे। देखिए कल के क्लास में आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सब चीज खत्म कर देंगे। और इसके बाद अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सअभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, इस सब चीज के बारे में एक एक करके हम लिखाते जाएंगे। और संख्या यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लेंगे, क्या होता है, क्या परिभाषा होता है, पहचानने के लिए सीख जाइएगा। तो आगे बुक में आपका देखिए सब सवाल टाइप वाइज दिया होगा। जैसे देखिए संख्या जितना भी पढ़ेंगे इसमें सब बात लिखा हो, बहुत तरह का बात लिखा है, वो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पाई है, ये सब चीज आपको मिल जाएगा। और इधर देखिएगा तो और मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे सअभाज्य संख्या है ना, वो प्राइम नंबर, इस सब के बारे में भी सिखाएंगे आपको। जुड़वां अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, स्थानीय मान, जातीय मान, फिर इसी तरह से इकाई अंक निकालने के लिए। लेकिन ये सब चीज पहुंचने में अभी हम लोग को टाइम लगेगा। इकाई अंक इतना तक में ही अभी 10 क्लास चलेगा, काहे कि अभाज्य संख्या टाइम लेगा। सम विषम पढ़ाएंगे अलग से, और सब थोड़ा डिटेल से चीज को पढ़ा देंगे, तब इधर हम लोग इकाई अंक पे आएंगे। और इकाई अंक शुरू कीजिएगा, देखिए सब चीज आपको मिल जाएगा, बड़ा बड़ा पावर वाला भी। देखिए नंबर, जैसे भाजकों की संख्या निकालने के लिए, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। इधर प्राकृतिक संख्या वाला यहाँ भी सवाल मिल जाएगा आपको, सब सवाल। ये जीरो की संख्या निकालने के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसमें हर तरह का टाइप वाइज बना हुआ है। अगर इसको कंप्लीट बना लीजिएगा तो आपको मैथ में, देखिए इसमें जो होगा तो होगा, अलग से हम भी क्वेश्चन लिखाते हैं आपको। इतना अगर मिला दीजिएगा तो मैथ में बहुत जानकारी बढ़ जाएगा। इतना करने के बाद हम आर.एस. अग्रवाल बुक से भी आपका प्रैक्टिस करवा देंगे। एक वो बुक हो गया, और किसी किसी दिन जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन हो गया तो उसका भी हम रिवीजन करवा देंगे। एक दो बुक से बना लीजिएगा काफी। पहले जो बुक आपको मिलेगा ये सब देखिए टाइप वाइज बना हुआ है, ये सेट किया हुआ मेरा क्वेश्चन है, हम कैसे पढ़ाना है ये चीज हम पढ़ाएंगे। अब किताब का मन होता है, किताब इधर उधर लिख देता है, ये वो लिख दिया ये बात तो दूसरे जगह लिख देगा ये बात, तो आपको समझ में कम आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ जीरो की संख्या निकालना है तो लगातार जीरो की संख्या आपको मिलेगी। बेसिक का जब पढ़ाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, टाइप वाइज सब किया हुआ। भाजक की संख्या निकालना है तो मिल जाएगा। तो थोड़ा पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद जो बुक कहिएगा उसको भी रिवीजन हम करवा देंगे। बहुत उपाय है यहाँ करने का रिवीजन, समझे। चलिए ठीक है, आज रहने देते, कल इससे आगे का चीज बताएंगे।